नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 1, जिसका नाम है नमक का दरोगा। और ये पाठ हम कंप्लीट कर चुके हैं। अपने लास्ट सेशन में हमने इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा और इस पाठ के मोरल को भी जाना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पाठ हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो अब आपको इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर, क्योंकि चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो इसीलिए आज आप साथ के साथ इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर जिन बच्चों ने अपनी कॉपी में नोट डाउन नहीं किए हैं, वो आप नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपने अभ्यास के प्रश्न 1 से। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो इस कहानी में आपको मैंने 3 जो मुख्य पात्र बताए थे, जिसमें से 2 मुख्य पात्र थे। पहले आपके थे वंशीधर जी, मुंशी वंशीधर जी, और दूसरे पात्र थे आपके पंडित औलोपीदीन जी। तो यहाँ पर हमने 2 मुख्य पात्रों को पढ़ा था। और आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है और क्यों, दोनों ही रीजन देने हैं। तो जहां आपने पाठ को यदि बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो ये बिल्कुल भी आपके लिए टफ नहीं है कि इस कहानी का सबसे जो प्रभावी एक तरह से कैरेक्टर है, प्रभावी एक तरह से यहाँ पर चरित्र है, उसको आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर बात करूं, तो मेरे हिसाब से नमक का दरोगा जो ये हमारा चैप्टर है, इस कहानी में सबसे प्रभावशाली पात्र, सबसे प्रभावशाली चरित्र जो है वो वंशीधर जी का है। स्वयं वंशीधर जो नमक के दरोगा एक तरह से पद पर नियुक्त हुए हैं और नमक के विभाग में, क्योंकि वह एक ईमानदार, शिक्षित, कर्तव्यनिष्ठ और बिल्कुल एक तरह से कर्तव्य परायण व्यक्ति हैं। हालांकि उनके पिता ने उन्हें घर की दयनीय स्थिति का हवाला देते हुए एक बेईमान सबक सिखाया है, क्योंकि देखिए उनके पिताजी जो हैं वो जीवन के अनुभव ले चुके हैं, वो देख चुके हैं कि जीवन को किस तरह से सरल बनाया जा सकता है। देखिए, कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर हम गलत काम करेंगे, अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो शायद हमें ज्यादा मुनाफा होगा, शायद हमें ज्यादा फायदा होगा, लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं हमें लास्ट में धोखा दे जाती है, वो चीज कहीं ना कहीं हमें लास्ट में इफेक्ट करती है। तो यहाँ पर जो वंशीधर जी हैं, उनके पिताजी ने जब वो नौकरी लगने वाले थे वंशीधर जी, तो उस टाइम पे उन्हें घर से अपने घर की दयनीय स्थिति का हवाला देते हुए भेजा था कि ये जो हमारे घर की कंडीशन है, हमारे घर की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा दयनीय है, यानी कि घर पर आप तुम देख सकते हो किस तरह की स्थिति है। तो इस तरह से तुम्हें इस ऐसे ऐसे काम करना है, यानी कि तुम जो आय बताई थी, उन्होंने डिफरेंस किया था दोनों आयों में कि जो आपकी मासिक आय होती है वो कैसी होती है और जो ऊपरी आय होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर उन्होंने एक बेईमान सबक सिखाया था, लेकिन वंशीधर जी इसके बिल्कुल विपरीत थे, इस बात के बिल्कुल विपरीत थे। और वह स्वाभिमानी है, और जबकि अदालत में उसके खिलाफ एक गलत निर्णय लिया गया था। देखिए, जबकि अदालत में आपने देखा होगा जब औलोपीदीन जी को अदालत में लेकर आया गया था, तो उस टाइम पे किस तरह से वहां के जितने भी लोग थे, चाहे वो वकील हो, चाहे वो वहां के जो काम करने वाले चपरासी हो या बाकी जो भी हो, पुलिस ऑफिसर हो, अधिकारी हो, वो सब जो है औलोपीदीन जी के सेवक बन गए थे, औलोपीदीन जी के साथ हो गए थे। तो इस तरह से सब जो है, पूरी अदालत, पूरा न्यायिक सिस्टम जो है वो मुंशीधर जी के खिलाफ था, मुंशीधर जी के विरुद्ध था, औलोपीदीन जी के साथ था। जबकि यहाँ पर सभी को साफ साफ दिख रहा था कि ये अन्याय है, ठीक है। और लास्ट में गलत निर्णय तो लिया गया, उसके बाद उनसे उनकी नौकरी भी छीन ली गई, लेकिन उसने अपना आत्मसम्मान नहीं खोया,
उन्होंने अपना आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, जो अपनी नजरों में गिरना, ठीक है, एक होता है कि आप दूसरों के लिए किस तरह के हैं, ठीक है, क्योंकि इंसान जितने भी दुनिया में इंसान है उनके साथ आप उस तरह का व्यवहार रखते हैं। समाज में हर किसी के लिए आप बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं, समाज में आप हर किसी के लिए आप बहुत बुरे नहीं हो सकते हैं, समाज में आप हर किसी के लिए एक तरह से एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे मेन चीज आती है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक आपका आत्मसम्मान, यानी कि आपका मन आपको इस बात की गवाही नहीं देता कि तुम ये गलत कर रहे हो या तुम ये सही कर रहे हो, तो तब तक अगर तुमने उस काम को, अगर आपने मन की गवाही के बिना, अपने मन के बिना, अपने आत्मसम्मान को बिना खोए अगर आप उस काम को करते हैं, तो तब वो काम सही है, अन्यथा वो काम जो है गलत है। तो यहाँ पर उनसे उनका सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन उनका जो आत्मसम्मान था, जो उनकी ईमानदारी थी, जो निष्ठा थी, जो कर्तव्य परायणता थी, वो सब उनके अंदर थी और वो उनसे कोई नहीं छीन पाया। लेकिन अंत में क्या हुआ, अंत में उसे अपनी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य परायणता का उचित फल भी मिला। पंडित औलोपी दीन जी ने उसे अपनी सारी संपत्ति का आजीवन प्रबंधक यानी कि मैनेजर बना दिया, क्योंकि जब औलोपी दीन जी को ये समझ आया कि आज तक मैंने इतने सारे लोगों को देखा, इतने सारे लोगों को मैंने इतने सारे लोगों को मैंने पैसे दिए, तो कोई भी इतने बड़े समाज में सब जो है झूठ झूठ और घूसखोरी, बेईमानी और एक तरह से काम चोरी, सब चीज यहाँ पर व्याप्त है। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलता है। जब उनकी सच में आंखें खुल गई, भले ही वो जेल, भले ही वो अदालत में जो है वहां पर गलत निर्णय से वो बाहर आ गए, लेकिन उन्होंने आज जो है बंसीधर जी को इस चीज का जो है डबल मुनाफा दिया, यानी कि उन्होंने कहा 6,000 रुपए वार्षिक आय, पूरा घर, घोड़े, यातायात के लिए, परिवार के लिए, रहने के लिए घर और सारी चीजें उन्होंने वहां पर सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई। तो इस तरह से हमें यहाँ पर सबसे अच्छा जो कैरेक्टर, सबसे अच्छा जो चरित्र लगा वो बंसीधर जी का ही लगा। तो इस तरह से पहला जो प्रश्न है वो हमारा कंप्लीट होता है। और मुझे लगता है कि आपका भी यही, आपकी भी यही राय होगी, क्योंकि जिस तरह से हमने पाठ को पढ़ा है तो उसमें आपको यहाँ पर और कुछ ज्यादा इतना ज्यादा एक तरह से अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। दूसरा है, नमक का दरोगा कहानी में पंडित औलोपी दीन के व्यक्तित्व के कोई दो पहलू, पक्ष उभर कर आते। कौन से दो, उनके व्यक्तित्व के कौन से दो पक्ष उभर कर आते हैं वो आपने यहाँ पर बताने हैं। सबसे पहला पक्ष, पंडित औलोपी दीन के व्यक्तित्व के दो पहलू नमक के दरोगा कहानी में सामने आते हैं। आप देखिए, सबसे पहला था लक्ष्मी के उपासक। वो लक्ष्मी माता के बहुत बड़े उपासक थे, यानी कि काफी अच्छी कृपा भी थी लक्ष्मी माता की उन पर। पंडित औलोपी दीन लक्ष्मी माता के उपासक हैं, वे लक्ष्मी जी को ही सर्वोच्च मानते हैं, यानी कि वो धर्म से ऊपर मानते हैं धन को। यानी कि वो कहते हैं कि धर्म तो फिर भी बिक जाता है, ईमान बिक जाता है, लेकिन लक्ष्मी जो है वो सबसे ऊपर रहती है। वह एक कुशल वक्ता भी है, एक अच्छा भाषण वो देते हैं। भाषण और धन के साथ उन्होंने सभी को अपने अधीन किया है। अच्छे वक्ता है, लोगों से अच्छे से बात करते हैं, अच्छा भाषण वो लोगों को देते हैं अपने वक्तव्य से, यानी कि अपने भाषणों से, और अपने धन से उन्होंने सभी को अपने अधीन कर रखा है। और यहाँ तक कि सभी को अदालत में खरीद भी रखा हुआ है। यानी कि एक तरह से जो बड़े बड़े लोग हैं वो धन से बिके हुए हैं, और जो छोटे छोटे लोग हैं वो बिना किसी मोल के वो उनका काम करते हैं। इसीलिए बिना किसी डर के वे नमक के अवैध कारोबार करते हैं। बंसीधर जी द्वारा पकड़े जाने पर वह न केवल अदालत में धन के बल का प्रयोग करके खुद को मुक्त कर लेता है, बल्कि बंसीधर जी को अपनी नौकरी से भी निकलवा देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से लक्ष्मी जी के वो उपासक हैं, यानी कि पैसे का कितना ज्यादा प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर दिखाई देता है। और दूसरा,
ईमानदारी की प्रशंसा। आपने अंत में देखा किस तरह से उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन आया है, किस तरह से उनके चेंज आया है व्यक्तित्व में। तो आप देख सकते हैं ईमानदारी की प्रशंसा। तो कहानी के अंत में वे एक उज्जवल रूप के साथ सामने आते हैं, यानी कि एक सच्चे रूप के साथ, साफ सुथरे चरित्र के साथ सामने आते हैं। वे बंशीधर जी की ईमानदारी से प्रभावित हैं, क्योंकि वो देख चुके हैं कि आज तक क्या क्या हुआ है और आज क्या हुआ और कैसे हुआ और क्यों हुआ। ये सब उन्होंने एक निचोड़ निकाला है और उसी के बाद वो यहाँ पर आए हैं बंशीधर जी की ईमानदारी की प्रशंसा करने। वह स्वयं उनके घर जाते हैं और उन्हें अपनी सारी संपत्ति का स्थायी प्रबंधक बना देते हैं और उन्हें अच्छा वेतन और सुविधाएं भी देते हैं तथा उनका मान सम्मान भी बढ़ा देते हैं। यानी कि वो ईमानदारी की इज्जत करते हैं, वो सत्यनिष्ठा की इज्जत करते हैं, वो ऐसे व्यक्ति का सम्मान अब करने लगे हैं जो ईमानदार है, सत्यनिष्ठ है, कर्तव्य परायण है। और वो स्वयं बोलते हैं, वो स्वयं कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप वही नदी के किनारे वाले दरोगा जी बने रहें। किससे? अपने चरित्र से। इस तरह से अगला प्रश्न है यहाँ पर, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ के उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस किस सच्चाई को बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी पात्र दिए गए थे, जैसे कुछ वकील थे और शहर की भीड़ थी। जैसे यहाँ पर कहा था कि लोग सो रहे हैं लेकिन उनकी जीभें जागी हुई हैं। आपने सुना होगा, यहाँ पर लाइनें थी, एक लाइन थी कि लोग सो रहे हैं लेकिन उनकी जीभें जाग रही हैं। और शुरुआत में वृद्ध मुंशी जी जो थे बंशीधर जी के पिता, उनके भी यहाँ पर वक्तव्य आपने सुने, उनकी भी बातें आपने सुनी, वकीलों की बातें आपने सुनी। तो बहुत सारे जो यहाँ पर लोग हैं, पात्र हैं, कुछ जो मेन पात्र हैं, उनके अलावा तो उनकी जो बारे में यहाँ पर बताया गया है वो यहाँ पर आपने बताना है कि समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं ये लोग। तो सबसे पहले वृद्ध मुंशी जी है, फिर वकील है और फिर शहर की भीड़ है। तो तीनों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वृद्ध मुंशी जी के बारे में पढ़ेंगे कि वृद्ध मुंशी जी का जो चरित्र है वो एक अच्छा चरित्र है। ठीक है, वृद्ध मुंशी जी का एक अच्छा चरित्र है जो समाज के एक सामान्य मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य मध्यम वर्ग, एक होता है उच्च मध्यम वर्ग, एक होता है सामान्य मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके लिए धन का महत्व सबसे अधिक है। एक सामान्य मध्यम वर्ग होता है। यहाँ पर क्या होता है कि लोगों को अपने आप को स्टेबल दिखाना भी होता है, अपने आप को स्टेबल करना भी होता है, पैसा कुछ बचाना भी होता है, कुछ खाना भी होता है, और समाज से जुड़े हुए जितने नियम है, पढ़ाई लिखाई नौकरी, ये सारी चीजें भी पानी होती है। तो इन सभी चीजों के लिए कहीं ना कहीं धन जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो वही चीजें यहाँ पर वृद्ध मुंशी जी ने अपने जीवन के अनुभवों से सीखकर उजागर की थी कि किस तरह से धन का महत्व जो है जीवन में बहुत ज्यादा होता है। जिसके तो सबसे पहले उन्होंने बस पैसे से मतलब है, चाहे वह जहां से भी आए, और वे अपने पुत्र को ऊपरी आय करने का भी एक तरह से ज्ञान देते हैं कि आपको ऊपरी आय भी लेनी चाहिए। दूसरा है यहाँ पर वकील। तो देखिए जो वकील है, यानी कि जो आलोपी दीन जी के साथ है, क्योंकि सब क्या हो गए हैं, आलोपी दीन जी से बिक चुके हैं, पूरी अदालत की नींव हिल गई है। यानी कि अदालत का कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आलोपी दीन जी के पक्ष में नहीं है। देखिए कुछ पैसों से बिक गए हैं और कुछ फ्री में उनकी सेवा करने के लिए, यानी कि अपना काम निकालने के लिए उनकी सेवा कर रहे हैं। तो वकील आलोपी दीन के पक्ष में मजिस्ट्रेट के फैसले पर वकील का खुश होना और न्यायिक प्रक्रिया को शर्मसार करता है। पैसे के दम पर न्यायपालिका को प्रभावित करना एक आम बात आजकल हो चुकी है। न्यायपालिका में वकीलों का धर्म न्याय नहीं दिलाना रह गया है, बल्कि उनका काम सिर्फ पैसे कमाना रह गया है।
तो आज के टाइम में भी इस तरह की चीजें देखी जाती हैं कि कहीं पर जो घोर अपराध, कठोर अपराध होता है, वहां पर भी, जबकि जो काम होता है, वकीलों का जो धर्म होता है, जो जिस काम को वो कर रहे हैं, तो उनका धर्म होता है लोगों को न्याय दिलवाना। लेकिन अब उनका काम सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना, क्योंकि उनके लिए भी अब ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ काम नहीं, बल्कि अब ये एक उनके लिए व्यवसाय बन गया है। और अब वो उसी तरह से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, फिर वो चाहे न्याय से आए या चाहे अन्याय से आए। तो इसी तरह आजकल यही सब चीजें आपको हर क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगी, हर तरफ इसी तरह की धांधलियां आपको देखने को मिल जाएंगी। आजकल जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो अपने कर्तव्य को कहीं ना कहीं भूल रहा है कि वो किस काम के लिए अपॉइंट हुआ है, किस काम को वो कर रहा है, किस काम को वो अगर देखिए एक डॉक्टर है, तो लोग भगवान के बाद डॉक्टर को दूसरा भगवान का रूप देते हैं, क्योंकि वो किसी की जिंदगी को बचाता है, किसी को मौत के मुंह से बाहर निकाल कर लाता है। तो अगर वही अपने काम को, अपने एक तरह से कर्तव्य को पूरा नहीं करेंगे, तो किस तरह से लोगों को न्याय मिलेगा, किस तरह से लोगों को फायदा होगा। तो यही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। और दूसरा तीसरा है यहाँ पर शहर की भीड़। शहर की भीड़ के बारे में यहाँ पर एक जगह बताया था कि कहानी में एक जगह कहा गया है कि भीड़ के कारण छत और दीवारों में कोई अंतर नहीं है। जब आपने देखा कि औलोपी दीन जी को अदालत में लेकर जाया जा रहा था, जिस टाइम पे औलोपी दीन जी को अदालत में, देखिए एक तरफ लोग क्या करते हैं, एक तरफ लोग उनको सम्मान देते हैं, एक तरफ लोग उनकी जी हजूरी करते हैं, एक तरफ लोग उनका, उस टाइम पे वो औलोपी दीन जी को कोस रहे थे, उस टाइम पे वो औलोपी दीन जी की बातें बना रहे थे। और उसके बाद जब औलोपी दीन जी को जेल से रिहा कर दिया गया, तो उसके बाद वो बंसीधर जी के लिए बुरा भला कह रहे थे। और बस वे दूसरे के दुख का तमाशा देखती है, कौन? ये भीड़। और उसको अपनी विचार की अपनी कोई विचारधारा नहीं है, उन्हें सिर्फ निंदा करने और तमाशा देखने के लिए एक अवसर की आवश्यकता होती है। अब उस टाइम पे औलोपी दीन जी के ऊपर बात थी, तो उनकी निंदा की जा रही थी, उनका तमाशा देखा जा रहा था। और जब औलोपी दीन जी न्याय पाकर बाहर निकल गए थे, तो बंसीधर जी पर ताने कसे जा रहे थे, बंसीधर जी का तमाशा देखा जा रहा था। तो एक तरह से दुनिया की अपनी कोई राय नहीं होती, अपनी कोई विचारधारा नहीं होती, बस वो दूसरों की निंदा करने और तमाशा देखने के लिए अवसर ढूंढती है। और ये 4 से 5 सत्य जो हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ाए गए हैं, यही दुनिया के असल सत्य हैं, समाज के असली सत्य हैं। देखिए यहाँ पर कोई नेगेटिविटी समाज के बारे में नहीं फैलाई जा रही है। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि जिस चीज के लिए मैंने आपको बताया कि जीत हमेशा धर्म की, जीत हमेशा सत्य की, जीत हमेशा ईमानदारी की, जीत हमेशा कर्तव्य निष्ठा की होती है, वो आपने इस पाठ के एंड में देखा। लेकिन कुछ सच्चाइयां भी हमारे सामने आई हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बताई। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, मासिक वेतन को तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय तो बहता हुआ स्रोत है जो सदैव प्यास बुझाती है, वेतन मनुष्य देता है, इसी तरह उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आय आमदनी को ईश्वर देता है और इसी से उसमें बरकत होती है। अब बाकी तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाओ। तो यह किसकी उक्ति है, ये बात किसने कही? साफ साफ हमें क्लियर हो रहा है, ये बात कही गई थी वृद्ध मुंशी जी द्वारा, जो कि बंसीधर जी के पिताजी हैं। अब मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा है? अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, ये आपके पठित गद्यांश के रूप में आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसीलिए चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, केवल और केवल ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न उत्तर बहुत ज्यादा, अगर आप चैप्टर समझ गए हैं तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। तो मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा है? पूर्णमासी का चांद किसी ने देखा है? सभी ने देखा होगा पूर्णमासी का चांद।
बिल्कुल पूर्ण चंद्र जिस दिन होता है, एकदम पूरा गोल चंद्रमा, ठीक है, ये है पूर्णमासी का चांद। और उसके बाद धीरे 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 ये क्या होता है, एक टाइम आने पर ये धीरे धीरे कम होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, और एक दिन क्या होता है, धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसीलिए बिल्कुल तनख्वाह को भी पूर्णमासी का चांद कहा गया है। जो मासिक वेतन होता है, एक दिन जब वो आपके अकाउंट में आता है तो वो आपको पूरा का पूरा दिखाई देता है, और धीरे 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 वो आपकी जरूरतों से क्या होता है, महीने के एंड तक वो समाप्त हो जाता है, और एक दिन आपका अकाउंट फिर पूरी तरह से खाली हो जाता है नेक्स्ट जो आपकी सैलरी है। क्योंकि महीने का जो आपका खर्च है, महीने भर का खर्च आप उस अपनी मासिक जो वेतन है उससे निकालते हैं, जिसमें आपके बच्चों की फीस, घर का राशन, बाकी सारी चीजें, और जितनी भी नीड्स जो आपकी हैं, जो आपके माता पिता आपकी पूरी करते हैं, घर में गेस्ट आना, घर को संभालना, घर की साफ सफाई, बच्चों के कपड़े, स्कूल की फीस, बिजली का बिल, पानी का बिल, दूध का बिल, घर का किराया, तो ये सारी चीजें लगाकर जो मासिक वेतन होता है वो एंड में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है। क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत है? तो देखिए, दो चीजें मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी। अब तीसरा प्रश्न, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप नोट कर सकते हैं। सब इसमें अपने अपने मत लिखेंगे, सब अपने अपने मत लिखेंगे, इसमें सब अपने अपने विचार, जो भी आपको विचार आ रहे हैं इस पाठ को पढ़ के, और बंशीधर जी के पिताजी वृद्ध मुंशी की इन बातों को सुनकर जो आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं आप लिखेंगे। तो कुछ बातें मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो हमारे दिमाग में जो चीजें आ रही हैं, तो हमारे दिमाग में भले ही उन्होंने ये सारी चीजें अपने अनुभव से कही हैं, अपने एक्सपीरियंस से कही हैं, लेकिन ये कथन बिल्कुल भी एक तरह से सत्य सही नहीं होगा, क्योंकि बंशीधर जी के पिता इस कथन में सहमत नहीं हूँ। आप पिता अपने बच्चे के लिए दुनिया में सबसे बड़ा एक नायक होता है, यानी कि जो पिता होते हैं, आपने देखा होगा बच्चे जो हैं अपने पापा को फॉलो करते हैं ज्यादा, ठीक है, और बच्चे के लिए चरित्र निर्माण में उसकी सबसे अधिक भूमिका होती है। ऐसे में अगर कोई पिता भ्रष्टाचार के रास्ते से गुजरता है तो यह आने वाली पीढ़ी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यानी कि अगर, अब देखिए कितना, अगर बंशीधर जी इस काम को करते और कभी वो पकड़े जाते, और अगर देखिए आज जो उन्हें ये पुनः सम्मान की जो प्राप्ति हुई है, पुनः जो उनको इतने बड़ा जो ये पद प्राप्त हुआ है, वो पद प्राप्त हुआ है उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी, उनकी नेकी, उनकी कर्तव्य निष्ठा और उनकी धर्म परायणता से। लेकिन अगर उन्हें यही दंड उनके धोखाधड़ी के लिए दिया जाता तो शायद जीवन में उन्हें कभी भी कोई भी नौकरी दोबारा नहीं मिलती। तो ये चीजें भले ही उनके पिता ने अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कही हो, या अपने परिवार की कंडीशन को देखकर कही हो, लेकिन ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें ज्ञान हमेशा अपने बच्चों को अच्छा देना चाहिए, अच्छी बातें उन्हें सिखानी चाहिए, अच्छी शिक्षा उन्हें देनी चाहिए, उन्हें सत्य, उन्हें ईमानदारी और उन्हें अपने कर्तव्य परायणता की शिक्षा देनी चाहिए। तो इस तरह से ये हमने लिखा, और बाकी आपको जो भी लगता है, आपको लगता है कि वो सही कह रहे हैं, तो आप वो भी आप क्लियर करके वहां पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने काफी सारे प्रश्न जो है यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब लास्ट जो प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी से कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपको, जैसे चैप्टर का नाम है नमक का दरोगा, तो उसको आपने और भी एक दो यहाँ पर और आप दे सकते हैं कि जो शीर्षक है, और उसको आपने फिर क्लियर भी करना है। जैसे यहाँ पर दिए गए एक सत्य की विजय, और दूसरा आपको दिया गया है कर्तव्य। तो काफी अच्छे से इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सत्य की जीत हुई और किस तरह से उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया।
तो इस तरह से चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए और आज आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और अब देखिए, अब आपने प्रश्न उत्तर भी कर लिए तो अब आपको चैप्टर और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो भी होमवर्क मैंने आपको दिया है उसको घर पर अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। और बाकी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।